ओवर ख़त्म हुआ तो मैंने कहा कि मैं अजू तू सही खेल रहा है इसको, तू इधर ही रह। तो अरे मैं तो यासिर शाह सुबह चाय पी रहा था ना, तो मैं ऐसे गुजरा तो उसने ऐसे करके ना गेंद अंदर आया और यहाँ मेरी एल्बो पे ऐसे लग टच के कर चौका गया। हुआ और वन बाउंस चौका हो गया अंपायर था। ने बैट का चौका दिया था। न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड में कैचेस के ना 3 कैच हो जाएं तो उसके बोनस मिलता था। एक कैच गया था ग्लव से लग के, तो यूनुस भाई गेंद के नीचे थे, तो एडी बीच में आ एडी गया। ने थोड़ा सा उनको मार के तो खुद कैच ऊपर से पकड़ लिया था उनके हाथों के ऊपर से। जब हम वॉन्डरर्स पे खेल रहे थे, बड़ी खूनी पिच थी, हाँ जी, तो उसमें मैंने आपके साथ किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अज़हर की नज़र और आज के इस स्पेशल शो में हमें ज्वाइन किया एक स्पेशल गेस्ट ने, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ही हैड नर्व्स ऑफ स्टील। उन्होंने उस टाइम पे कप्तानी ली जब पाकिस्तान की टीम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को जो डेंट पड़ा था पूरी दुनिया के क्रिकेट में, वो बहुत बड़ा था और उसको उस रिस्पेक्ट को दोबारा रीगेन करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। हमें ज्वाइन किया आज मिसबाउल हक ने। मिसबा भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप देखा आपने और आजकल सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यही है, तो आज हम एक कैजुअल सी डिस्कशन है, उसको उधर से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड कप को आप कैसा देखें, कैसी परफॉर्मेंस रही, कहाँ फ्लॉज रह गए? और अब मैं और आप दोनों ही टीवी पे बैठ के बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने खुल के जो आप के व्यूज़ हैं इस वर्ल्ड कप के ऊपर वो आप बताएं। आई थिंक ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग है। पाकिस्तानी फ़ैन, पाकिस्तानी क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते से, और स्पेशली एक्सपेक्टेशंस बहुत थी इस टीम से, क्योंकि जिस टीम में वनडे क्रिकेट के हवाले से आपकी टॉप ऑर्डर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रही थी, आपकी फास्ट बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, पीछे जिस तरह परफॉर्मेंसेस हो रही थी, बड़ी उम्मीदें थी। नो मैटर व्हाट हैपन्स, इफ़ यू आर नंबर 1 रैंक टीम इन द वर्ल्ड इन अ फॉर्मेट, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर जिस किस्म की कंडीशंस भी हैं कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशंस एक जैसी हैं, उसको देखते हुए भी ओवरऑल अगर परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। लास्ट 4 में आना चाहिए था पाकिस्तान को, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे हमने बहुत बात की है, जिस पे हम करते आए हैं कि जी रॉन्ग टाइमिंग, इंजरीज़ की, फॉर्म की, बिल्कुल फिर सिलेक्शन की, फिर टैक्टिक्स की, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो मिल मिला के वो जो एक नंबर 5th फिनिश किया हमने, वी कुड हैव इजीली बीन इन द टॉप 4। और सारे मतलब ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि थ्रू आउट क्रिकेटिंग जितने भी पंडित से अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लैंड के ले लें, ऑस्ट्रेलिया के ले लें, तो सब पाकिस्तान को टॉप 4 में रखते हैं। तो ये नहीं था कि यार सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते ही हम करते थे। तो आपके ख्याल से सिर्फ जैसे हम डिस्कस करें कि स्पिन बॉलिंग और प्लानिंग सबसे ज़्यादा हमारा मैटर रही, या कोई और ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आई हो इस वर्ल्ड कप में, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रही? इंजरीज़ की आपने ज़रूर बात की, लेकिन जो एज ए क्रिकेट जो देखते हुए जो पाकिस्तानी क्रिकेट खेली, उसमें क्या स्पिन बॉलिंग ही और कप्तानी ही ऐसी आपको 2-3 चीज़ें नज़र आई? ये बड़ी बात की बात है। अगर मैं तो ये बात करता हूँ कि जो प्रिपरेशन थी हमारी, जो स्केजुअलिंग थी लीड अप टू द वर्ल्ड कप था, वो बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं था जिसको हम कहें कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। जिस तरीके से हमने एशिया कप खेला, उससे पहले सीरीज़ें, जिस तरीके से हमने टीम की जो ओवरऑल प्रिपरेशंस हैं, उसकी फटीग अपने प्लेयर्स की, उसको नहीं जहन में रखा। उसके बाद ओवरऑल अपने स्क्वाड को किस तरीके से तैयार करना। वर्ल्ड कप से पहले हमेशा जो है ना, भागम दौड़ में जब भी आप वर्ल्ड कप खेलेंगे ना, आपकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं होती। 92 देख लें, 2009 देख लें, 2007 देख लें, जहाँ हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस की है, वहाँ आप कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग, टीम बाउंडिंग, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी तो आपको टाइम मिलता है, प्रिपरेशन करते हैं। 2009 के वर्ल्ड T20 से पहले भी आप बिल्कुल लोगों ने हम वो गए किया, थे, बिल्कुल। कब में गए थे 2007 में, पहले हम यहाँ पे गए 2016 जब हम इंग्लैंड गए, हमने यहाँ कैंप किया, फिर वहाँ कैंप किया, टीम बिल्डिंग हुई है, हम पूरी मेंटली फिजिकली तैयार होके गए। यहाँ पे
आप जहाज़ से उतर रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, खेल के फिर जहाज़ पे चढ़ रहे हैं, फिर आपको ना रिकवरी, ना माइंड को रिकवरी है, ना आपको प्लान कर रहे हैं, और बस अफरा तफरी। मैचेस बड़े कम खेले हमने वनडे के। हम बात तो कर रहे हैं, आप टीम मैनेजमेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाबर को भी कर रहे हैं, बट आप देखें नंबर ऑफ मैचेस कितने थे आपके, तो मेन प्लेयरों को ही उतना मौका नहीं मिल रहा था वनडे क्रिकेट खेलने का, तो हम बाकियों को कैसे खिलाते। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि लीड अप टू दिस परफॉर्मेंस थी। फिर जो एक और बड़ी चीज़ वजह मेरे ख़्याल में, वो कहते हैं ना कि मैचेस हम कई दफ़ा फॉर्म को देखते हुए बहुत लंबा कर देते हैं किसी भी उसको, जैसे फ़ख्र था, जैसे शादाब था, जैसे नवाज़ था, आप उस चीज़ को इतना लंबा खींच लेते हैं कि वो प्लेयर अंडर प्रेशर और होता जाता है। नो, डिस्कार्ड नहीं करना था उस प्लेयर से, वो प्रेशर उतारे हैं थोड़ी देर उसको, जैसे फ़खर के साथ हुआ है, 3-4 मैचेस रिफ्रेश हो गया है मैच विनर्स, लेकिन राइट टाइम पे बिल्कुल उसको रोटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। फास्ट बॉलरों का भी रोटेशन बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज यू वांट योर प्लेयर मेंटली फिजिकली अप देयर फिट एंड फ्रेश। अगर वो एक्सेस बैगेज के साथ खेलेंगे इतना बड़ा टूर्नामेंट, तो फिर यही होगा कि वो दे आर लाइक कि पता नहीं क्या होगा, मैं बॉल कैसे कर रहा हूँ, प्रेशर। बिल्कुल। और राइटली ये सबको नज़र आ रहा था नसीम की इंजरी के बाद कि बैकअप फास्ट बॉलिंग का हमारा वैसा नहीं तैयार, बाकी किसी फास्ट बॉलर का हमें पता नहीं, सारे इंजर्ड हैं। स्पिन बॉलिंग का बैकअप कोई पक्का ऐसा बॉलर नहीं था हमारे पास जिसको एक्सपीरियंस हो। सामा भी है तो बड़ी थोड़ी क्रिकेट खेला है, और वो चीज़ें सामने आई। जब प्रेशर पड़ा तो गलतियां फिर उस तरीके से हुई, और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया हमारी टीम पे। कभी भी आप जब टूर्नामेंट में जाते हैं ना, तो एक क्लियर कट आपके सामने स्ट्रेटजी होती है। जैसे हम लोग जिस उसमें खेल रहे थे, तो मैं कप्तान था, तो हमें होता था कि जी एक चीज़ हमारी पक्की है, दैट इज़ अवर बॉलिंग, स्पेशली स्पिन बॉलिंग। सही बात है। तो हमने घेर घार के जो अपोजिशन है उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लेके आना है, और वहाँ हमने कोशिश करनी है कि मैच को बनाना है। तो ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे कन्वेंशनल बैटिंग, उस पे 300 लगा दें आप, और फिर आपकी फास्ट बॉलिंग ऐसी है कि डैमेज करें, और फिर बीच में आपकी स्पिन बॉलिंग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती थी। वर्ल्ड कप से राइट बिफोर द वर्ल्ड कप वो स्ट्रेंथ था आपकी कहीं गायब हो गई, बिल्कुल गुम अब गई। आप जब वर्ल्ड कप में गए तो आपको समझ नहीं आ रही कि अब हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है कि हमारी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है। सो कोई एक्स फैक्टर नहीं था, और उसी में आप कभी बैटिंग कभी बॉलिंग फंस गए कि अब करना क्या है हमने। देखिए मोस्ट जिस तरह हम बताएंगे ना कि हमारे टोटल स्पिनर्स की मिला के 12 विकटें हैं, और जो टॉप 5 का सबसे एंड वाला स्पिनर है उसकी आई थिंक 16 या 17 विकटें। तो टॉप वाला तो 22 है जैम्पा, लेकिन इससे पता लगता है कि, और इफ्तिखार की उसमें 4-5 विकटें उसकी भी शामिल हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पास है। लेकिन अब ऑब्वियसली ये डिबेट है, ये लंबी होती जाएगी। व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान? क्या कप्तान चेंज कर देना ही हल है, या मैनेजमेंट चेंज कर देना ही हल है, या अगर आपने अगले वर्ल्ड कप में यही बातें नहीं करनी तो इसका कोई और हमें हल निकालना है, या और किसी एक ऐसे सफ़र पे हमें चलना है कि उससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सके, ताकि हम इन इफ़ एंड बट्स पे, बैकअप पे, और ये उससे हार जाए वो इससे हार जाए वाली सिचुएशन से हम बाहर निकलें। लेकिन बात यह है कि ये मिस्टेक्स जो हर दफ़ा होती हैं, किसी एक बंदे के चेंज करने से तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान अकेला तो नहीं था सिलेक्शन करने वाला, अगर था तो बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे जो साथ थे, फिर उन्होंने क्यों राइटली उस टाइम पे नहीं चेंजेस की, या उसको मशवरा नहीं दिया कि भाई स्पिन बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, हमारी फास्ट बॉलिंग नया बॉल करने वाला हमारा बैकअप में कोई बॉलर नहीं है, अगर नसीम नहीं है तो कौन होगा, किसको हमने तैयार करके रखना है। वो 11 प्लेयर तो नहीं होते ना आपके कम से कम 25 एक प्लेयर तो आपके पूल में होते हैं ना, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लाइक फॉर लाइक जो प्लेयर आपके होते हैं वो आपको तैयार रखने होते हैं। तो उसमें तो सबका कसूर है। ये जो स्ट्रेटजी भी बनती है वहाँ पे, वो भी आप सारे इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ऐसे ही कप्तान के साथ इक्वली प्लेयर्स वाइस कैप्टन है, जो आपका एक न्यूक्लियस होता है प्लेयरों का, वो सारे आप एज अ टीम फेल होते हैं ना। चलो कप्तान तो मिडिल में क्या करेगा, कोई एक आधा डिसीजन उसने गलत कर दिया बॉलिंग चेंज का, कुछ चीज़ ऐसी, परफॉर्मेंस तो हर प्लेयर ने करनी है ना, तो जिसका रोल है वो
अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके, और जिसका जो रोल था वो नहीं उस तरीके से निभा सके। हाँ, कैप्टनसी में भी गलतियाँ हुई हैं, ये भी आपकी मैनेजमेंट और कप्तान का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई राइट सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन आपने बनाना है, उसको जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे टीमों को देख के करना है, फिर किस किस्म की क्रिकेट खेलनी है, कैसे आपने जीतना है किसी टीम से, ये सारी चीज़ें आप पे आती हैं। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट ओनली द कैप्टन, मेरे ख्याल में सारे जिम्मेदार हैं। और अगर आगे हमने चलना है तो इन सारी चीज़ों को हमने लेके, एक बंदे को अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है और एक को साइड पे कर देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो मिसबा भाई अक्सर हुआ यही है पास में भी कि एक आधा स्केप गोट बना के किसी कप्तान, कभी कप्तान चेंज कर दिए, कभी कोच सेलेक्टर, एक या दो चेंजेस करके हम वैसे ही कंटिन्यू कर जाते हैं। और फिर जो मेन रीज़न है पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह बेहतरी लाना है ताकि हम अगले वर्ल्ड कप में अगले 3-4 साल बाद या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी हम यही बातें ना कर रहे हों, हम ये ना देख रहे हों कि किससे हम जीते किससे हारे, कि कौन किससे जीत जाए कौन किससे हारे तो फिर जाके हम सेमीफाइनल में पहुँचे। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें ऑब्वियसली हमें बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट में कंसिस्टेंसी आए, बजाय कि हम जो है वो बार बार वही 4 साल बाद आप भी टीवी पे बैठ के या यूट्यूब पे या हम भी ऐसी डिस्कशन कर रहे हों। तो उस चीज़ से निकलने के लिए कोई स्टेप्स ऐसे हों जो आपकी नज़र में जो ज़रूरी है? शॉर्ट टर्म है, सबसे पहले तो ये है ना कि आपने अपनी टीम को कैसे ठीक करना है। जो आपको नज़र आ रहा है कि मिस्ट्री स्पिनर नहीं है आपके पास, आपकी फास्ट बॉलिंग बैटरी फुली डिपेंडेंट कोई 1-2 बॉलरों पे है, आपने वो डेवलप करने हैं लॉन्गर वर्जन के लिए। अभी आगे टेस्ट सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया में, अभी तक हमें नहीं समझ आ रही कि वहाँ 4 या 5 बॉलर कौन होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें कि भाई ऐसे नहीं होता कि आप एक टीम आपने बनाई हुई है और आपकी जब भी कोई सीरीज़ आती है तो उस टाइम पे आपके लिए एक मुहिम्मा बन जाता है। नसीम शाह इंजर्ड हुए तो समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने रिप्लेसमेंट कौन से, तो भाई क्या कर रहे हैं हम। इसका मतलब है कि हमारे पास 17 प्लेयर भी ऐसे नहीं हैं या एक भी बॉलर हमारे पास पीछे नहीं है। शाहीन में 3 बॉलर जो गए थे फाइनल जीत के आए थे उनमें से क्यों कोई नहीं था? तो वाई शाहीन, उनमें जो स्पिन बॉलर था वो बैकअप में क्यों नहीं है जब हमारी अगर स्पिन बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है? हमारे पास बैट्समैन क्यों वहाँ से कोई नहीं है? वो सेकंड है ना पाकिस्तान टीम की शाहिद। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम स्कूल की बात करते हैं, क्रिकेट की, क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, भाई लॉन्ग टर्म है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करना है। लेकिन वी डोंट नीड, ये प्रूव किया है न्यूजीलैंड की टीम ने, अफ़गानिस्तान की टीम ने, कि भाई हमें कोई बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं चाहिए लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए। 40 से 50 प्लेयर भी अगर हम कंसंट्रेट कर लें, उस डोमेस्टिक से निकाल लें जो चीज़ें हमें चाहिए, मिस्ट्री स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर लॉन्गर वर्जन के लिए, बैटर्स जो ऊपर जाके इस तरीके से खेल सके जैसे सैम है, हारिस है, इस किस्म के, उनको फिर हमने वहाँ से डोमेस्टिक से निकाल के प्रोडक्ट इंटरनेशनल बनाना है उस लेवल पे, तो उनको डालना पड़ेगा भाई अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जहाँ इस टाइम पिछले कितने सालों से कोई मैंने प्रोग्राम होते हुए नहीं देखा। तो आप अगर उनको रखेंगे और टॉप क्लास किस्म की फैसिलिटीज़ दे के उनको उन पैरामीटर्स पे रेडी करेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए, तो आपके पास बैकअप्स होंगे। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, 7, 8, 10 फास्ट बॉलर आपके तैयार हो, नया बॉल, पुराना बॉल, टेस्ट मैच में कैसे बॉलिंग करनी है, बीच में कैसे बॉलिंग करनी है, तेज़ बॉलर को बाउंसर्स करने वाला कैसे है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट। एंड देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो हम हमेशा बात करते हैं, भाई क्लब को देखो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को देखो, उसके बाद नीचे स्कूल क्रिकेट, सारी चीज़ें, एज ग्रुप क्रिकेट उसको डेवलप। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं, खाली और इस पे बात करने की ज़रूरत है बैठ के। बहुत जल्दी ये चीज़ें डिसीजन नहीं होंगी कि एक बंदा आएगा या अज़हर अली या मिसबाहुल हक एक 10 मिनट में ये सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक कि इसको हमें बैठ के जो अच्छे क्रिकेटिंग माइंड है, फ्रेश क्रिकेटिंग माइंड, हमें अब थोड़ा सा फ्रेश करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में कि ये नहीं हो सकता कि आप पुरानी थिंकिंग सबकी सर्विंग है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए,
सब ने कंट्रीब्यूट किया है, हमारी करियर्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उनका बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम। लेकिन हमें दुनिया के साथ चलना है, अगर दुनिया के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम इसी तरह ओल्ड वे में क्रिकेट खेलते रहे, हमारा हॉकी का जैसे हाल हुआ उसी तरह फिर क्रिकेट का भी हो जाएगा। हमें आगे अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, ना सिर्फ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बल्कि जो एसोसिएशन हैं, स्पेशली 6-7 आपके सेंटर्स ऐसे हों जहाँ प्लेयर्स कंटिन्यूसली कोचेज़ प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हो। हमारे फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के लिए कोचेज़ जो सीज़न होता है उसमें काम करते हैं। वो तो ऑफ सीज़न का सीज़न में कोचिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल सीज़न में फिट भी नहीं हो सकते आप। जो आपकी कोचिंग कल्चर है, ये सारा कुछ है, दैट स्टार्ट्स ऑफ सीज़न। बिल्कुल आपकी ख़त्म हो गई ट्रॉफी, सारा कुछ ख़त्म हो गया, नाउ व्हाट इज़ देयर? प्लेयर आए हैं, आपने उनको देख लिया क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, इनको अब आगे एक स्टेप कैसे लेके जाया जा सकता है। एंड दैट दोज 3 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हमने सारी ज़िंदगी यही किया है कि अगर मार्च अप्रैल में या मई में जाके आपका सीज़न ख़त्म हुआ है तो जून के बाद जो सितंबर तक अगला आपका सीज़न या अगस्त में आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होती, तो उस वक्त तक जो ये 2-3 महीने हैं वो टाइम है, वो है इन्वेस्टमेंट टाइम। बिल्कुल अपने ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर कैसे डेवलप करना है, कोई नया स्किल लेके आना है, फिटनेस को कैसे हमने टॉप नॉच करना है कि हम फिर जाके अगले सीज़न में पूरा साल उस पर गुजारेंगे। जी ये उस टाइम पे ख़त्म हर चीज़। कोच घर बैठे हैं, प्लेयरों का पता ही कुछ नहीं है। सीज़न के बाद को प्लेयर आता है 10 किलो वज़न बिल्कुल किसी ने बताया है, कोई की कर रहा है, फिर वो फिटनेस टेस्ट की तैयारियां कर रहे होते हैं उस टाइम पे। भाई आप उस टाइम पे क्रिकेट खेलेंगे या फिटनेस अपनी गेन करेंगे? बिल्कुल तो ये थ्रू आउट द क्लॉक है, पूरे 365 डेज़ जो है आपने अगर उनको यूटिलाइज़ नहीं करना तो फिर आप, मेरे नहीं ख्याल, ज़ीरो से आप गए 20 पे, 25 पे, 30 पे, 50 पे, एंड देन देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 मंथ्स बैक टू ज़ीरो। बिल्कुल भाई वहाँ 50 से आगे 60, 70, 80, 90 वो टाइम है जो ऑफ टाइम है, उस पे लेके जाना आप। ऐसे ही ऑफ सीजन एकेडमीज थी पहले 3-3 महीने की, किधर है? बहुत वो ख़त्म हो गई। मैं 7-8 साल हो गए हैं उसको दोबारा तो उससे भी ऐसे ही है जब आप हमारे मुल्क में आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, अपने हाल पे छोड़ देंगे प्लेयरों को, तो अगले साल वो जहाँ थे वहाँ से भी पीछे आएंगे। आई नो इसमें प्लेयरों का भी कसूर है, लेकिन आई थिंक फिर प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट होना चाहिए, बट आप उनको एक एनवायरनमेंट देंगे ना, वो शायद जिस एनवायरनमेंट में वो टॉप लेवल पे पहुँचे हैं दुनिया को कंप्यूट करने के लिए, वो खुद शायद वो नहीं क्रिएट कर सकते यहाँ। क्लब में जाएंगे, कहीं प्रैक्टिस करने जाएंगे, ट्रेनिंग, तो उस तरह नहीं होगा जिस तरह हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं उससे। बिल्कुल। चलिए मिसो भी आपके करियर के हवाले से बात करते हैं। 75 टेस्ट मैचेस एंड 162 ODIs, मैनी अदर T20s एज वेल। क्या लगता है आप सेटिस्फाइड हैं? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आपको लेट खिलाया गया, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपसे ली जा सकती थी? एज ए बैट्समैन आपकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा हैं, एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा, लेकिन स्पेशली एज ए बैट्समैन मैं आपसे इस वक्त पूछ रहा हूँ कि क्या मिसबाह-उल हक अपने करियर से सेटिस्फाइड है एज ए बैट्समैन, और उसकी टाइमिंग कैसी थी टीम में आने की? देखिए, सेटिस्फाइड तो आप कभी भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि बेहतरी के चांसेस थे, शायद इससे बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल नेवर थॉट अबाउट दैट कि यार हाँ जी कोई, हमेशा जो भी आप अचीव करते हैं फाइन, आप उसमें मैं समझता हूँ कि जो गुजर गया वो कुड हैव डन बेटर, बट ओवरऑल जो ये बातें होती हैं ना कि जी लेट खिलाया गया ये वो, मुझे नहीं लगता। तो मेरा ये था कि मैं क्रिटिसिज्म को ये नहीं करता था कि कान बंद कर लो, सुनता था उसको कि लोग क्या कह रहे हैं, और उसको फिर रियलिस्टिकली एनालाइज करता था कि कहाँ मेरे में ऐसी चीज़ है कि जो मैं बेहतरी ला सकता हूँ, कहाँ तक इसको मैं सुन सकता हूँ, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी हम नहीं कर सकते। तो डैट बेसिकली हेल्प चीज़ों को बेहतर करने में, बट यू शुड बेसिकली हैव बिलीव कि यार जो ठीक कर रहे हैं वो ठीक है। सही बात। जहाँ बाकी कोई पॉइंट आउट कर रहा है ठीक चीज़ को, तो उसको हमने ठीक करना है या उसको हम बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। एक ये बात ठीक है जो आपने कहा कि यार सुन के एक दफ़ा आपको जो है ना वो प्रेशर कुकर सिचुएशन बनती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, गुस्सा भी चढ़ता है कई दफ़ा, बट यू हैव टू कंट्रोल दैट, लाइक बैटिंग।
खड़े हो भाई, गुस्सा आ गया बॉलर पे, सिचुएशन नहीं है, तो सही बात। आपने टेम्परामेंट से अपने आप को नॉर्मल रख के कोशिश करनी है कि सही खेलना। बात। और दूसरी जो चीज़ है कि आप पूरा अपना कैरियर ना वो हमेशा एक चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया एज ए कैप्टन, कि मैं हमेशा अपने आप को सोचता था प्लेयर की जगह पे रख के, कि अच्छा यार मैं भी प्लेयर था और मेरी भी ये सिचुएशन थी, नया हूँ या थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो कैसे कप्तान की कौन सी चीज़ किस तरीके से मुझे अफेक्ट करती थी। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलती थी कि इस टाइम पे किस किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए इस प्लेयर को, इसको शाबाश चाहिए, इसको थोड़ा सा वो चाहिए, या इसको थोड़ा सा अब इसके नट ढीले हो गए हैं, वो कसने की ज़रूरत है। तो दैट हेल्प मी समहाउ, बट ओवरऑल इट वाज गुड। अच्छी टीम थी, स्पेशली जो टेस्ट टीम थी उसका जो हाँ, नहीं बड़ा हमने रियली एंजॉयड। बिल्कुल, लेकिन उससे बात याद आई, चलें अब थोड़े से फ़नी बातें भी हम कर लें डिस्कस, लोग काफ़ी सीरियस हो गए होंगे। काफ़ी सारी फ़नी मोमेंट्स हम आपने बाकियों के साथ मिले, 6-7 साल आपके अंडर खेल के हमने एज़ ए फैमिली आई थिंक हम रहे, ये सबसे बड़ी अच्छी बात थी ना। और स्पॉट फिक्सिंग का जब से एपिसोड हुआ उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये थी हमारी, हमने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी की, सब कुछ हुआ। 2 साल तो हम बिल्कुल एज़ ए स्कूल बॉय की तरह रहे, उस तरह हमें हैंडल किया गया, बिल्कुल हमारी एक-एक इंच के मूवमेंट के ऊपर हमारी नज़रें थीं। लेकिन एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी हुई, हम एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े, स्पेशली टेस्ट साइड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम इकट्ठी रहती थी और हमने टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा भी खेली। लेकिन बड़ी फ़नी मोमेंट्स भी उस दौरान होती थी। आप तो एज़ ए कैप्टन बाहर देखते थे किस तरह, जैसे आपने कहा ना कि किसी को खींचने की ज़रूरत होती थी, किसी को प्यार से, तो किसी को थोड़ा-सा शुगल मेला दे के, तो आई थिंक कि बड़ी उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे, तो वो शेयर करेंगे कि उन उस टीम में स्पेशली क्या ऐसी चीज़ें थी, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा फ़नी भी थे और माहौल को भी अच्छा रखते थे, और वाक़यात कोई आपके ज़हन में आ रहे हो? आई थिंक बड़ा एंजॉय करते थे उस टाइम पे। देखें, सईद अजमल टीम में था टेस्ट क्रिकेट में, तो हर टाइम शुगर ही लगे रहते थे जब वो बॉलिंग कर रहे बिल्कुल। होते थे। और सारे मेरे ख्याल में बड़ा यूनुस खान का भी एक जो रोल था एज ए सीनियर प्लेयर, जी। वो बड़ा ज़बरदस्त था। जितने भी लोग थे, बड़ा मज़ेदार माहौल। मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस के दौरान इवन जब स्लिप में फील्डिंग हो रही होती थी, तो वो एक बैंटर चल रहा होता था कुछ ना बिल्कुल। कुछ, जस्ट टू रिलैक्स, जैसी मर्जी सिचुएशन हो। हाँ। बहुत अदनान सारे अकमल ऐसे, रहे हैं वो, उनके होते हुए तो आप बिल्कुल अदनान अकमल रहे, और अदनान ने कभी हमें बोर नहीं होने दिया। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे भी याद है 2010 सेकेंड ही टेस्ट मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो आपको शायद याद होगा, वहाँ अंगूठा पता नहीं फ्रैक्चर हो गया था कि मेरा, वो हाँ, बूज हुआ हुआ था। फ्रैक्चर हो गया था, हेयरलाइन हाँ, फ्रैक्चर हो गया। तो पहले तो 50-50 थे खेलने से। तो मुझे याद है मेरे वकार भाई ने आके मुझे कहा, पहले टेस्ट में मैं खिलाना नहीं चाह रहा था कि हाँ, यार नंबर 3 पे यूनुस खेलेगा, हाँ, तो एंड टाइम पे यूसुफ भाई इंजर्ड हो गए, तो मैंने कहा ठीक है जी। जी। जब रन हो गए तो दूसरे टेस्ट में अंगूठे पे बॉल लगी हुई, तो वकार भाई आगे मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने कहा अज्जू को जाके कहो अगर आज ना खेला तो फिर कभी नहीं खिलाऊँ। नहीं, वो तो बिल्कुल आज अच्छी तरह खेलना याद। पड़ेगा। हाँ, और फिर मुझे याद है सेकंड इनिंग आपको याद होगी जब मैं आप खेल रहे थे, हाँ जी, मैच ड्रॉ करने और पे जो। आखिरी सेशन था, हुँ, और राउंड द विकेट आ गया जैक कैलिस, जैक कैलिस और मॉर्नी मॉर्कल और दोनों। मॉर्नी मॉर्कल बॉलिंग कर रहे हुँ, थे। तो मेरे अंगूठे तो में बहुत आके दर्द हो मुझे रहा कहा कि यार वो इम्पैक्ट हो रहा है पिछले बॉल पे, मुझे झटका लग रहा है, तो मुझे पेन हो रही है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा आप ही खेलें। था। मैंने कहा ठीक है यार। तो पहला बॉल ही उसने किया मुझे थोड़ा सा बॉडी की तरफ, मैंने यूँ रोका तो वो फाइन लेग बाउंड्री पे चला। मुझे आज भी याद है कि मिडल में आधा रन लेके हम दोनों इकट्ठे हुए ना, तो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये अच्छा वापस जाएँगे स्कोर कैसे? लेना है कि नहीं। तो मैंने कहा भाई अब तो लेना ही पड़ेगा, फाइन लेग बाउंड्री पे चला। नहीं, नहीं, वो उसमें मुझे काफ़ी पेन हो रहा था क्योंकि 2 इंजेक्शन लग चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये इससे ज़्यादा इंजेक्शन लगाने अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आपके और साइड इफ़ेक्ट इसका ज़्यादा हो सकता है। तो फिर उन्होंने आखिरी इनिंग में लगाया नहीं, आखिरी दिन लगाया नहीं था। तो उसमें फिर मुझे पेन बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा था आपको, ये आगे कहा कि यार फाइन लेग पे चला के मतलब बहुत बड़ा रन होगा तो लेंगे, लेकिन आप कोशिश ना करना। तो वेरी फर्स्ट मैंने 1-2 ओवर खेले और उसके बाद मैं लकीली गया ही दूसरे एंड पे, तो वेरी फर्स्ट बॉल आप दोबारा आ गए और मैंने रास्ते में यही पूछा कि यार चलो वापस चल जाओ।
लेकिन वो भी मुझे वाकया याद आ रहा है जब हम वॉन्डरर्स पे खेल रहे थे, बड़ी खूनी पिच थी हाँ जी, तो उसमें मैंने आपके साथ किया था। मॉर्निंग मॉर्कल को मैं खेल रहा हूँ, मुझे एक बॉल भी लगा यहाँ पे, कोने पे उस टाइम बॉल को लगा, उसने छठी बैट स्टंप पे बॉल पे था, अंपायर ने बैट का मैंने चौका यूं दिया। करके छोड़ा तो वहाँ से गेंद अंदर आया और यहाँ मेरी एल्बो पे ऐसे लग टच के कर चौका गया, हुआ और वन बाउंस बैट्समैन चौका हो गया था अंपायर ने बैट का चौका दिया था। और रन हो गया। तुमने बॉल आके बड़े अच्छे खेले 3-4, तो ओवर ख़त्म हुआ तो मैंने कहा कि मैं अजू तू सही खेल रहा है इसको, तू इधर ही रह। तो अरे मैं मैं तो खुद सिंगल ढूंढ रहा हूँ दूसरे एंड में जाने के लिए। और उसी टेस्ट मैच में था जब कैलिस बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी, हमें बड़े अच्छा जगह से बॉलिंग कर रहे थे, तो याद है वो जो पीछे बॉल किया उसने, वो मैंने पीछे पुल भी नहीं था, हाँ गुड लेंथ पे बॉल था, तो ऐसे ठो रिकी हाँ पॉन्टिंग वाली ऐसे शॉट मारी है पुल पे चौका। तो मैं सामने से आके मैंने कहा गुड ऐसे शॉट, ऐसे मारे ना मेरे। हाँ हाँ गुड शॉट, हाँ, वैसे तूने किया क्या है? बस गलती हो गई। और वो मैनी खेज जुमला था क्योंकि अब दोनों को पता था कि अब ये क्या होने वाला है। हाँ मैं ऐसे करके वो पुल मारा मैंने चौका, शायद उसने थोड़ा उतना जोर ना लगाया, मुझे नज़र बहुत अच्छा आया और साउथ अफ्रीका में बॉल अच्छा नज़र आता है ना, मैंने मारा है चौका हुआ बड़ा पटाखा, मैंने पहले तो 2-3 स्टेप में ना मैं बड़ा गया यार पुल मारी है मैंने, बहुत अला शॉट। तो आपको हाथ मार के आपने कहा ना है कि कितना, फिर मुझे यार वाकई मैंने की कितना। तो मैंने 2-3 स्टेप वापस लिए ना, तो मैंने अब मैं वापस चल ही रहा हूँ, तो वहाँ से जो चौथी स्लिप थी ना, आगे से आउट स्विंग करके स्लिप लगवाने वाली, वो चौथी स्लिप निकल के आ रही है। कवर जा रहा है वो स्केयर लेग पे पीछे, जो चौथी स्लिप वो आ गई शॉर्ट लेग पे, मैं क्या सही कह रहे हैं मर गए। उसके बाद कोई आधा घंटा तो सर्वाइव किया है, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर आगे बॉल कोई नहीं हुआ। वो वहीं से ही आउट हुआ ना, फिर पीछे उसने पीछे किया से तो छोड़ते हुए वो शायद वो लग के चली गई। चले गए। उसके बाद हमारे एक कोच थे, उन्होंने कहा यार अगर तुम शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं खेलते, तो वो फिर ना आगे 18-16 कदम से आगे बाउंसर मारना शुरू, यहाँ से उठाए, मैं कि ये कौन सी शॉर्ट बॉल है जो इतने कम जगह से बाउंस होके आ रही है, मैं कैसे छोड़ूं इसको। नहीं नहीं तुम थोड़ा वीक हो इधर, मैं कि यार 1 मिनट किसी और को बैट करा के भी ये बॉल करा लें तो उससे नहीं खेली मार जाएगी, दो। मार दो उसको। मैं क्या रियलिस्टिक प्रैक्टिस है। बहरहाल बहुत सारे वाक़यात ऐसे हमने शेयर किए, अदनान का अक्सर हम करते हैं, एक वाक़या याद है कि वो कैच, उस टाइम पे कैचेस के कैचेस के जो न्यूजीलैंड है वो में न्यूजीलैंड में कैचेस के ना 3 कैच हो जाएं तो उसके बोनस मिलता था 6 बजे, तो वो एक कैच गया था ग्लव से लग के, तो यूनुस भाई गेंद के नीचे थे, तो एडी बीच में आ एडी गए। ने थोड़ा सा उनको मार के तो खुद कैच ऊपर से पकड़ लिया था उनके हाथों के ऊपर से। तो वो बहुत यूनुस भाई का वाक़या था। नहीं, उसके मुझे बाद लगता है यूनुस भाई ने पकड़ा था कैच, एडी हाँ को उन्होंने ऐसे किया कि तू किधर आ रहा है, और हाँ बाद में समथिंग लाइक उन्होंने एडी को कहा कि ऐन तो अपनी जगह से इधर आया ना। एक दफ़ा यूनुस भाई एक यूनुस भाई अपनी एक चीज़ें लेके चलते थे ना, उनकी जगह पे कोई आ सकता था, वो टेप लगा लेते थे। उस उनके साथ बैठने से बहुत सारे लोग डरते भी थे। इसी तरह ही उनकी हर चीज़ स्पेसिफिक थी। वो लॉर्ड्स में आपने मुझे बोला आपने स्लिप में करनी है, तो मैं स्लिप कैचिंग कर रहा था। तो अब मैं नेचुरल बहुत स्लिप का फील्डर नहीं था, लेकिन जब मजबूरी होती थी तो ऑप्शन करना पड़ता। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं ज़रा सा यूँ जाके मैंने हाथ खींचा है हल्का सा ना, तो वो यूनुस भाई ने वो यूँ कर दिया। सेकंड में थे, आप थर्ड हाँ में मैं थे। थर्ड में था, मैं प्रैक्टिस कर रहे थे अभी। तो यूनुस भाई कहते हैं यार इसने इधर खड़ा होना, तो मैं नहीं कर रहा। तो उसके बाद मैं करता रहा फील्डिंग, उसके बाद मैंने आपको आके बोला, मैंने कहा जी मैं नहीं कर रहा। मैं झटके कोशिश नहीं कर रहा दे हूँ, ऊपर से यूनुस भाई और प्रेशराइज कर रहे हैं। यूनुस भाई कहते थे कि झटका नहीं देना है, इफ़ यू मूव यू शुड गो फॉर इट। या तो आपने हिलना नहीं, हिलना है तो फिर कैच पे जाना है, फिर ये नहीं कि यूं करके आप पीछे हो जाए, तो ये जो है ना यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा मुझे एक लॉट चीज़ ऑफ सवाल मेरा हमेशा से पूछना था मैंने आपको, कि जब मेरी फैमिली आती थी तो मुझे आप लोग इतना क्यों छेड़ते थे जब मेरे से परफॉर्म नहीं होता था। कोई ये मैं नेचुरल सी अकेला चीज़ नहीं थी। था, एक और भी थे। हफीज़ और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखता था, नोट करता था, हम्म तो एक आधी सीरीज़ के बाद मैं अंदाज़ा लगाया कि भाई जैसे ही फैमिली लैंड होती है हम तो 9 रह जाते हैं। दूसरा कौन था मुझे तो हफीज़ पता है, लोगों को पता है। हफीज़ हाँ
साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे सीरीज बड़ी अच्छी गई, वही 2010 वाली टेस्ट की पहली इनिंग में हफीज़ ने 88 किया, स्ट्रेन मॉर्कल को पुले मार रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हो रही है। साथ ही जी किसी ने बोला कि वो जी भाभी आ रही है रात को, तो जी मैंने कहा अच्छा फिर कल से 10 ही रह गए हम। वो कोई ऐसी बात हुई कि अगली 3 इनिंग्स में कुछ नहीं किया, तो वो बात पक्की हो गई। ये तो बात ठीक है, क्योंकि शुरू में तो ऐसे ही होता रहा। शुरू में कितने साल रहे? लक भी होती है नहीं कितने साल रहा है ये 2010 से लेके तुमने ये? नहीं, मैंने फैमिली के साथ बहुत कम रखी है, वो तो कभी कभी आते थे और लकीली अनलकीली कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी आउट होता था। लेकिन सबसे जो वाकया मुझे याद है ना, तो मैं गलत तो नहीं था ना यार? नहीं गलत नहीं थे आप, गलत नहीं थे, लेकिन मसला ये है कि मतलब आपने तो मुझे शिकायत ये थी कि सारों ने मेरे जहन में डाल दिया था, हालांकि मैं इस तरह सोचता नहीं था। एक दफ़ा जब सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आया था ना, वो यासिर शाह के ऊपर आया था, क्योंकि आप तो जारी बात है सीनियर थे, हम बर्दाश्त कर लेते थे। तो मैं जिस सीरीज़ में मैंने 100 किया था, तो जो तीसरे टेस्ट में मेरी फैमिली आई, 2-3 दिन के लिए आए थे, उन्होंने इंग्लैंड जाना था, बस फिर ऐसे 10 डेढ़ रह गए। तो मैं अंदर गया बैटिंग करने, टेस्ट मैच में पहली इनिंग थी हमारी, तो गैब्रियल बॉलिंग, वेरी फर्स्ट बॉल पे मैं आउट हो गया। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे भी जहन में ही चल रहा है यार ये इन्होंने दोबारा मेरे जहन में डाल दिया ना। तो मैं वापस आया हूँ गुस्से में, आउट होने का गुस्सा, पैड शैड उतारे हैं। मैं शारजा में ना पीछे से आते हैं आगे डाइनिंग के एरिया में, वहाँ पे सारे बैठे होते हैं। तो यासिर शाह सुबह चाय पी रहा था ना, तो मैं ऐसे गुजरा हूँ तो उसने ऐसे करके ना हंसा ना, तो मुझे चढ़ा गुस्सा। उस टाइम आप गुस्से में, तो मुझे चढ़ा गुस्सा। मैंने उधर ही, आपको याद होगा आप उस टाइम पैड करके बैठे हुए थे, मैंने उधर ही अनाउंस किया था, मैंने कहा अब जब तक मैं स्कोर नहीं करूँगा, अब तो ऐसे ही है, फैमिली मेरे साथ चलेगी। और आपको याद होगा फिर मेलबर्न में जो मैंने 200 किया था और मैंने फैमिली की तरफ इशारा किया। सेलिब्रेशन 200 की नहीं थी, 200 की नहीं, पहले 100 किया फिर 200 किया। वो सेलिब्रेशन 200 की नहीं थी, वो सेलिब्रेशन ये थी कि ये रहे अब तो, अब मैंने मिथ तोड़ दिया। उससे पहले भी उसी दिन मैंने उसी टेस्ट मैच में जिसमें मैं 0 पे आउट हुआ, सेकंड इनिंग में मैंने 92 किए हैं, फैमिली मेरे साथ थी। सिर्फ ये है कि वो उस दिन फ्लाई करना था उन्होंने, तो जब मैंने कहा देखिए मैंने आज किया तो है, कहते नहीं वो तो फैमिली तो फ्लाई कर गई है, तो उसका कोई ये काउंट नहीं होगा। तो ये वो क्रिटिसिज्म है जो करना ही करना है, जैसे मीडिया में करते हैं ना क्रिटिसिज्म, हम लोग खुद भी करते हैं कि जो मर्जी कर लो, ऐसे नहीं मनना। चले जी, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके आपके साथ, हमेशा की तरह। मेरे कैरियर में आपका रोल, यूनुस भाई का रोल बहुत ज़्यादा रहा, और भी प्लेयर्स होंगे ऑब्वियसली जिनको आपने मेंटोर किया। आपकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए, लोग क्रिटिसिज्म करते रहे, बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन आपने टेस्ट में नंबर 1 पाकिस्तान को बनाया, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बने, इंडिया में जाके ओडीआई सीरीज़ हमने जीत के आए, साउथ अफ्रीका में पहली एशियन साइड बने जिन्होंने वनडे सीरीज़ जीती। इट्स मैनी मोर थिंग्स आपने अचीव की पाकिस्तान के लिए। हमेशा मैं एज ए प्लेयर आपके अंडर कैप्टनसी खेला, एज ए प्लेयर, एज ए पाकिस्तानी, हमेशा आपकी सर्विसेज को के मशकूर रहेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच अगेन आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का इस शो को देखने के लिए। होपफुली आप जो हमारी गपशप थी उसको लाइक करेंगे। आप देखते रहें अज़हर की नज़र, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात होगी।